नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आइए इसी के साथ स्वागत कर लें बाबा रामदास जी का। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय सिया राम। सिया राम। दर्शकों आप जय सभी को श्री राम। जी दर्शकों आप सभी को महापर्व नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल अष्टमी है और कल के बाद दशहरा भी बेहद नजदीक है। लेकिन एक खबर बाबा जी पड़ोस से एक बार फिर आई है। एक्चुअली पड़ोस यानी कह रहा हूं तो पाकिस्तान से जब तब रह के पिछले कुछ महीनों से बाबा जी हम लोगों ने इस पर बातचीत भी किया है। तो एक साहब और को किसी अजनबी यानी अज्ञात ने जो है वो गिरा दिया साहब, एक विकेट। और ये गिरने वाले हैं दाऊद मलिक। ये असद मसूद अजहर के बड़े जो हैं खास थे। तो ये निपट गए हैं साहब। तो एक बार फिर वो अज्ञात वाल को प्रणाम किया जाए तो कुछ कहेंगे आप? तो फिर आगे सिलसिला शुरू किया। जरा इस अज्ञात पे जरा कहिए सर एक देखिए, बार और। मैं थोड़ा सा तस्वीर से पीछे पर्दे से पीछे की तस्वीर देखने का आदी हूं। तो जब आप लोग कहते हैं ना कि भारत के एजेंट्स, अज्ञात एजेंट्स का नमन है, तो मुझे लगता है कि कहानी इससे थोड़ी सी इतर है। हम्म। तो ये जो हमारा जो आज का जो रजीम है ना, स्पेशली डोभाल साहब और इनकी जो पॉलिसी है, हमारे यूपी में सर एक कहावत है ना कि छोटा शिकार मत करो, बड़ा शिकार करो। भोजपुरी में जो कहावत है वो तो एकदम ठेठ है। अगर आप का चैनल अलाउ करे तो मैं बोल भी सकता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों रहने नहीं। दीजिए। तो सर मुझे लगता, अच्छा ये आप बहुत सारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट को सुन लीजिए। आजकल वो क्या बोलते हैं कि अरे भारत को अपने आप में सरेंडर हो जाएगा सब कुछ। खुद पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई का एक धड़ा, आर्मी का एक धड़ा, सरकार का धड़ा बिक जाएगा। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में कोई बड़ा धड़ा आईएसआई का खरीद लिया है। और ये जितने भी लोग टपकाए जा रहे हैं सर, ये अनुपयोगी बन चुके थे। हाँ तो हाँ। सर, और इंटरनेशनल ऐसी कंपल्शन आ गई हैं पाकिस्तान पे कि उनको अपने पिछवाड़े की सफाई करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ज्यादा घिन आ गया था, ज्यादा बस आ गया था। तो ये सर अनावश्यक जो गैर जरूरी लोग हैं ना, उनको सर सफाई की जा रही है। इसमें बहुत बड़ा रोल इंडियन एजेंसीज का है। उन्होंने कन्विंस कर दिया कि लो यार 10 20 50 100 करोड़ रुपया ले लो, एक आठ लंदन में फ्लैट ले लो, स्विस बैंक में हम्म कुछ ले लो, और ये अपना कूड़ा साफ करो यार, बदबू दे रहा है, तुम्हारा भी घर अच्छा लगेगा। तो सर क्योंकि यहां से बैठ के वहां पे सफाई इतनी आसान नहीं है, ये वहीं के लोग सफाई कर रहे हैं सर। हाँ। हाँ, तो झाड़ू पोछा मशीन वशीन सब यहीं से भिजवाई गई है, पर सफाई वही लोग कर रहे हैं। ठीक बात है। उन्हीं को शायद जनता अज्ञात बोल रही है ना, और कह रही कि हे अज्ञात तुम्हें नमन। हाँ, तो ये अज्ञात लोग तो वही हैं। अच्छा, ये बात करके अब जरा आप दर्शकों को भी लगेगा कि मौजू क्या था और हमने शुरुआत कैसे की। लेकिन एक खबर और बाबा जी ये है कि आजम खान साहब के साथ जो है वो जैसे कहते हैं ना कि एमबीबीएस। तो हम लोग जब छोटे थे तो एक जुमला था, एमबीबीएस का फुल फॉर्म तो होता था कि मियां बीबी बच्चे सहित है। तो आजम खान को एमबीबीएस की डिग्री मिल गई है साहब। बेटे जो हैं इनके अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा बीबी। तो ये लोग 7-7 साल के लिए बुक हो गए सर। अब हालांकि आगे जाएंगे। उसके बाद आप देखिए एक घटना के साथ मैं दूसरी जोड़ रहा हूं। अखिलेश यादव इंडी अलायंस को लेके अचानक बदजुबानी शुरू हो गई है। लगभग दोनों का डेट एक जैसा है। तो सर ये बताइए ये आजम खान साहब के साथ क्या हो गया? इनको एमबीबीएस की डिग्री कैसे प्रदान हो गई सर? सर पहली बात तो आजम खान ने जब बाबा से बदतमीजी की थी ना,
तब आजम खान को अंदाजा नहीं था कि कल को ये आदमी जो है इतना इतना बड़ा हाथी बन जाएगा। सबसे बड़ी गलती आजम खान ने ये, और बाबा भूलते नहीं है किसी बात को, और बाबा ने अगर प्रण कर लिया है ना, वो असर चाणक्य की जो परंपरा हमारे यहाँ चली आई है कि जड़ों में मट्ठा डाल के जड़ से समूल नष्ट किया था उन्होंने नंद का साम्राज्य। तो सर एक तो आजम खान ने गलती कर दी कि गलत आदमी से पंगा ले लिया, और सर अभी तो शुरुआत है, ये आजम खान को बाबा नहीं छोड़ेंगे। अब जहां तक अखिलेश की बात है, सर अखिलेश को मैं कभी भी जो है ना, मैंने अखिलेश को कभी सीरियसली नहीं लिया। ये जितने भी लकी स्पर्म्स आज अपने बाप लोगों की विरासत संभाल रहे हैं राजनीति में, उसमें मैं अखिलेश को सबसे बड़ा नकारा और निकम्मा मानता हूं। जितने भी हैं, आप 1 to all ऊपर से गिनना शुरू कीजिए, महबूबा मुफ्ती से लेके, और उसके बाद वो कौन है उसका लड़का, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टालिन, उदय, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कश्मीर में, हाँ उमर अब्दुल्ला, वो भी लकी स्पर्म है ना, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला, मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद नीचे आइए तो सुबीर बादल, उसके बाद जितने भी ये लकी स्पर्म्स अपने बाप की विरासत संभाल रहे हैं, और उसके बाद उधर तक चले जाइए, उदयनिधि तक जाइए, और आगे और जितने हैं, इनमें सबसे नकारा जो आदमी निकला है वो अखिलेश यादव। राहुल गांधी का आपने नाम नहीं लिया। चाचा की बनी बनाई राजनीतिक विरासत क्या जबरदस्त। कल ही मैंने अपने लिए, मैं अपने एक चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाई है कि संगठन के थे, क्योंकि हमने तो यूपी का संगठन सर सपा का देखा है ना सर। लोग तारीफ करते हैं ना कि भाजपा का संगठन इतना है, पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है, सर सब फालतू की फर्जी बातें हैं, हमने भी देखा हुआ है सर। संगठन तो सपा का था सर। कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा गांव का टोला मोहल्ला नहीं था जहां सपा के समर्पित कार्यकर्ता न रहे हो। जो शिवपाल यादव जी का संगठन था, जो उन्होंने 30 साल में बनाया था, उसको जब ये मुख्यमंत्री बने हैं और कैसे नेस्तो नाबूद किया है अखिलेश ने उस संगठन को, और अपने गुर्गे जब भरने शुरू किए, संटू जादव, भंटू जादव, हाय भैया, आओ भैया, है वो सब ऐसे जो हाथ जोड़ के जो है होर्डिंग पे अपनी फोटो लगाते थे, और पुरानी सारी टीमें, मतलब जिला लेवल से लेके तहसील लेवल से ब्लॉक लेवल से, वो पूरा तहस नहस कर दिया और अपने लौंडे खड़े कर दिए और उनसे घिर गए। और विक्रमादित्य मार्ग पर रोज दरबार लगता था, वो सब 100-150 एसयूवी आके वहां खड़ी हो जाती थी। इनको लगता था कि वाकई हमारी बम बम है। लखनऊ में बैठ के सोचते थे कि पूरा यूपी ऐसा ही बम बम है। आज पार्टी को कहां पहुंचा दिया सर, अपने घर की सीट नहीं जीत सकते। अच्छा, तो अखिलेश यादव इज अ वेरी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, और इन्होंने ही ऑलवेज मिस हैंडल्ड आजम खान। और आज जो यूपी का मुसलमान जो नाराज है ना सर, वो ऐसे ही नहीं है। सचमुच सपा ने आजम खान को नेग्लेक्ट किया है, मुस्लिम समुदाय को नेग्लेक्ट किया है, और वो नाराज है, और वो पूरी तरह इनको सबक सिखाने के मूड में है कि जब मौका था तब ये हमारे साथ में खड़े नहीं हुए, और अब 7 साल के लिए चले गए, और अभी ऐसे बीसियों केस है। ठीक है, वो तो हाँ। अखिलेश की सबसे बड़ी समस्या है इस बार 2009 वाला मंजर याद कीजिए, 21 सीट जिताए थे साहब कांग्रेस को, याद है ना? जब कल्याण सिंह जी की वजह से नाराजगी हुई थी कि कल्याण सिंह को काहे लिए पार्टी में नेताजी, पूरा मुसलमान टूट के कांग्रेस में चला गया था। तो सर कांग्रेस, अब दिक्कत यह है कि
मुझे लगता है कांग्रेस को संकेत मिल चुका है। कांग्रेस ने इनको जो दुत्कारा है एमपी में। हाँ, ये एक बात थी कि कांग्रेस ने अचानक, देखिए, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी गरजू जो है वो कांग्रेस नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से उसने हैंडल किया अखिलेश यादव को, ये जरा चौंकाता है। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया कांग्रेस में? ये आप सही जा रहे हैं जी। सर, मुस्लिम मतदाता हम्म। बार बार यूपी में संकेत दे रहा है कि इस बार वो, देखिए, मुस्लिम मतदाता बहन जी से भी निराश हुआ है और अखिलेश को एक बार सबक सिखाना चाहता है। उसमें आजम खान और जितने, एक बार, नॉट ओनली आजम खान, जो भी मुस्लिम लीडरशिप है यूपी की, वो सभी उनको लगता है कि इन्होंने तो हमको बंधुआ मजदूर बना लिया यार। 2022 में क्या जबरदस्त वोट लिया है मुसलमानों ने अखिलेश को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है एक वोट इधर से उधर नहीं चलता। क्यों? अब तक का सर्वोत्तम, अब तक का सर्वोत्तम, पूरी इतना जबरदस्त कंसोलिडेशन, बिल्कुल एक तरफा है। तो इस बार सर मुसलमान, चूंकि बहन जी से भी निराश है, उनको लगता है कि बहन जी अनावश्यक जो है बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, या बीजेपी से डर गई हैं या बैठ गई हैं, वॉट एवर में भी द रीजन। तो सर इस बार कांग्रेस को एक बार फिर मुसलमान आजमाना चाहता है। अच्छा, मुसलमान के साथ एक और भी है ना, वो कहते हैं हमने तमाम गठबंधन बना के सब कुछ करके तो देख लिया, सपा बसपा का गठबंधन, सपा बसपा रालोद मिल गए, क्या उखाड़ लिया हमने भाजपा का, आप बताइए। हैं? तो जब तब नहीं उखाड़ पाए तो चलो एक ट्रायल से ही इनको तो सुधार लेंगे। अरे सीट नहीं आएगी मान लिया, पर ये तो सुधर जाएंगे आपके बेटा। ये सर मुसलमानों ने पक्का निर्णय ले लिया है कि इस बार ये वक्र नासिकेय, ऐसी नासिका है, इस वक्र नासिकेय की नासिका सीधी कर देनी है मुसलमानों ने, और ये कांग्रेस समझ रही है। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब है कि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बाबू को जो है सही जमीन पर खिला रहे हैं, उनके स्तर की जमीन पर खिला रहे हैं, मतलब बिल्कुल। चिरकुट से अजय राय का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो यही बोल रहा है, चिरकुट से चिरकुट मिले हैं। हाँ। और जिस तरीके से उन्होंने, देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है यार। और एक बात बताऊं आपको, आप ही थे ना, आप ही के साथ चर्चा हो रही थी जब लखनऊ में हम लोग बैठे थे, तो ये बता रहा था कि इसका जब राजनीति में अभी पदार्पण हुआ है, जब ये पहला उपचुनाव इसने कन्नौज से लड़ा था ना जी जी, तो एक कोई ब्राह्मण युवक था भाजपा का कार्यकर्ता, उससे नाराज हो गया था, तो उसके लिए क्या बोल के गया था कि शाम तक जो है मुझे इसका, है सर अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो संतोष मिश्रा नाम था युवक का। ये इतना बददिमाग राजनेता रहा है। और एक और घटना मुझे याद आती है, ये उसी कन्नौज के उपचुनाव के प्रचार के लिए निकलने वाला था, सैफई में था शायद, या पता नहीं कहा था। तो ये आया तो इसके पास एक एसयूवी थी शायद, वो पजेरो। तो जब ये बाहर तैयार होकर निकले तो देखा पजेरो गायब है। तो पजेरो नहीं है तो उसने पूछा पजेरो, तो बोला वो प्रतीक भैया ले गए हैं। तो प्रतीक भैया बगल में, अगल बगल कहीं गए थे, तो आने में उनको करीब 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लेट हुआ था। और वहां पे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, और जब वो आया है तो वो बहुत बुरी तरह उस पर चिल्लाया, चीखा, गाली वाली दिया, और बेसबॉल के बैट से पजेरो का शीशा फीशा सब तोड़ दिया। इस घटना को बहुत, और अंदर से जो है प्रतीक की अम्मा जो है शीशे में से झांक रही थी,
ये तब की बात है जब इसका भी जन्म भी नहीं हुआ था, राजनीति में पहला राइट। उपचुनाव लड़ रहा था। तो ये इतना एरोगेंट आदमी है सर। वो कल जो बदतमीजी से बात कर रहा था ना अपने गठबंधन के सहयोगियों के बारे में, अरे भैया सीट एडजस्टमेंट है। अगर तुमको सीट नहीं दी, कम दी, ज्यादा दी, तुम इस तरह यू वांट टू वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। आप देखिए ना, कल लग रहा था कि इंडिया अलायंस का एक पार्टनर, एक महत्वपूर्ण घटक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बात करता है, आप बताइए ये नहीं, राजनीतिज्ञों की बिल्कुल भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उन्होंने अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है, अरे साहब किसी संगठन का प्रदेश, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जरा। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद उस पर मुहर लगाने वाली जो एक प्रतिक्रिया आई कमलनाथ से, कमलनाथ ने कहा कि ये अखिलेश वकिलेश, अखिलेश इनकी बात अखिलेश छोड़िए। अखिलेश अखिलेश बकलेश, हाँ तो इनकी बात छोड़िए। तो अच्छा एक चीज, आजम खान साहब के साथ ये जो अभी शुरुआत हुई है उनके मियां बीबी बच्चे सहित जेल जाने की, तो ये क्या एक बड़ा साधारण सी चीज है कि आपने कोई फर्जी मार्कशीट बनवा रखी और वो भी आप पब्लिक जीवन में हैं और इस तरह से हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आप मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं। हालांकि मुसलमानों की कितनी जमीन आपने दबा ली जौहर में, वो भी कार्रवाई उस पर भी चल रही है, मुकदमे, जो मुकदमे की आपने बात की। आजम खान किस कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और कहां तक भुगतेंगे, क्या भविष्य देख रहे हैं आजम खान के? सर एक बार बताऊं, एक बार एक फोटो छपी थी जिसमें पार्लियामेंट सेशन के लंच के दौरान सभी राजनेता एक साथ एक टेबल पे बैठ के वो संसद की कैंटीन में खाना खा रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से हंस बोल बतिया रहे हैं। तो आम लोगों को लगा हुआ कि अरे यार हम लोग तो झूठा है, इनको दुश्मन मानते हैं, सब तो एक बड़ा संज्ञाना है। उसके बाद एक दूसरे के शादी ब्याह समारोह मिलना जुलना, अरे कितने इज्जत के साथ मोदी जी मुलायम सिंह से मिलने गए थे, योगी जी गए थे, योगी जी गए थे। और सर गडकरी जी को देख लीजिए, पूरे प्रदेश का एक भी सांसद और विधायक ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में पर्ची भेज के गडकरी जी से मिलने ले और अपना काम न करा लाए। ऐसा अजात शत्रु भी भारतीय राजनीति में, कितने व्यवहार कुशल है भाई। क्यों? बिल्कुल। अभी पीछे आए थे, उसने बोला कि भगवंत मान ने बोला वो हमारा एक वो कोई था फंड रुका हुआ था 150 करोड़, तो बोले वो 150 करोड़ रुपया आपने अब तक हमारा रिलीज नहीं किया, वो रिलीज करा चाहिए। तो भगवंत मान को गडकरी ने बोला अरे सर आप 150 गए, मैं तो 200 करोड़ देने के मूड में बैठा हूं। तो बोले सर 200 दे दीजिए, बोला नहीं 250 करोड़ देता हूं। गडकरी सचम, इसे कहते हैं सर है एक सहृदय आदमी। सर राजनीति अपनी जगह होती है, क्यों? बिल्कुल ठीक है, पर सर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी तो होनी चाहिए। सर समाजवादियों की ये सबसे बड़ी समस्या है, खासतौर पे आजम खान की, कि इन्होंने राजनैतिक मतभेदों को सर इसको दिल से लगा लिया और बाबा से ऐसी दुश्मनी कर बैठे हैं। अदरवाइज सर एक बात बताऊं, जहां तक मैं बाबा को जानता हूं, बाबा भी बहुत दिल के कोमल, एकदम मक्खन जैसे हैं। आप तो उनके बगल में रहे सर, आप बताइए ना, इतने मुसलमान उनसे उनके यहां शरण पाते हैं मंदिर में, और कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है मुसलमानों की, आप बताइए मंदिर में। सर मंदिर परिसर में सुबह 5 बजे उठ के अगर कोई आदमी चला जाए तो वो एक बार में तो घबरा के चला आएगा कि कहीं हम जामा मस्जिद के लॉन में तो नहीं घुसा है। तो ये तो मामला रहता है। खैर जी। तो सर आजम खान की जो सबसे बड़ी गलती है ना सर, उन्होंने इसको व्यक्तिगत दुश्मनी बना लिया बाबा से। तो सर फिर जब आप ये व्यवहार करेंगे
और सर बात यह ना कि राजनीति में जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको मालूम होता है कि अरे भैया आज हम सत्ता में हैं, कल को ये सत्ता में आएंगे। और आमतौर पे सर छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जाता है। अगर सचमुच किसी तरह मीन मेख निकाल के एक दूसरे की गलतियां पकड़ के जेल भेजने का कल्चर बन जाए भारतीय राजनीति में, तो हिंदुस्तान का एक भी नेता जेल के बाहर नहीं रहेगा। ठीक बात। क्यों? बिल्कुल 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 सही बात। अरे इतनी बड़े आप प्रशासन चला रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। और बाबा तो अब बकरी चोरी तक के इल्जाम लगवा रहे हैं। तो सर ये बोया है, आजम खान ने उसको काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, उनकी बदजुबानी, उनकी एरोगेंस, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आजम खान आप देखिए ना, वो खुद को कहते थे कि मैं तो बड़ा, अपने आप को बड़ा जीनियस समझते हैं ना। एक होता है कि जब आदमी सत्ता के नशे में चूर रहता है, और आजम खान के साथ भी स्थिति ये थी कि भाई वो नवाबों के खिलाफ वहां पे अपनी नवाबी स्थापित कर रहे थे। हालांकि उस पर आप गए नहीं, कैसे जो है नवाबी उतार दी गई इनकी, आजम खान की। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि आजम खान के जरिए जो आजम खान की स्थिति हो रही है, और वो कानूनन हो रही है, ठीक है, फर्जी जन्मपत्री के मामले में फंसे हो तो वो कर्म होगा। माँ बाप के तौर पे तुम लोग भी फंसे हो, दोनों बेटे का जन्म गलत बताया। लेकिन इस तरह की जो छोटे स्तर के मामलों में उनको फंसाया जाना, या मतलब उनका फंसा होना, सॉरी, उनको फंसाया जाना कैद बैठा में। अखिलेश यादव अब मुसलमानों के बीच किसको लेके जाएंगे? क्या उनकी खुद की हिम्मत है? क्योंकि एक चीज आपने कहा कि उन्होंने पुराना कैडर अपना डिस्टर्ब कर दिया, तो वहां भी तो एक ही जात के पास सारा कैडर था, आज भी एक ही जात के पास सारा कैडर है। तो मुसलमानों को अब क्या हैंडल कर पाने में सक्षम होंगे अखिलेश यादव? सर बात पता है क्या है, अखिलेश ने अपनी जड़ें खुद काटी। आप याद कीजिए मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी, जहां जनेश्वर मिश्र से लेकर कौन सी जात का वट वृक्ष, तो लोग कहते हैं ना कि एक बड़े वृक्ष के नीचे कोई अन्य वृक्ष नहीं पनपता। तो आप बताइए मुलायम सिंह के नेतृत्व में कितने वट वृक्ष थे? क्यों समाजवादी पार्टी में? और किस जाति के नहीं थे? बिल्कुल, क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या बनिया, क्या भूमिहार, यादव, कुर्मी, कोयरी, मतलब यू नेम द कास्ट। और एक बड़ा नेता उन्होंने ग्रूम किया था। मुलायम सिंह यादव की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उन्होंने अपने नीचे बड़े बड़े लीडर्स ग्रूम किए, और उनको एकोमोडेट करके चलते थे, और उनको फ्री हैंड देते थे। अखिलेश ने एक एक करके सारी लीडरशिप को बर्बाद किया, नाराज किया, और ऐसा नाराज किया कि वो लीडर गए तो अपने साथ पूरा वोट बैंक लेते चले गए। वो समाजवादी पार्टी, वो अखिलेश सपा, जो कि ओबीसीज और मोस्ट ऑफ द ईबीसीज के चैंपियन थे, आज उनके पास यादव और मुसलमान दो के अलावा तीसरा वोट बैंक नहीं बचा। नहीं तो बाबा जी, कैंडिडेट अपना कुछ ले आए वो अलग बात है। बाबा जी, इसमें एक फैक्टर और भी है ना। 2014 में जब ये 2013 से नरेंद्र मोदी जब आए हैं पिक्चर में, और 2014 से आप देख लीजिए, फिर 2019 में और देख लीजिए, बीच बीच के और चुनाव में देख लीजिए, तो ये तो भाजपा उठा के ले गई ना ओबीसी की जितनी और जातियां थी, और इसीलिए इनके पास खाली यादव बचे रह गए। तो इन्होंने ठुकराया, ये ज्यादा हुआ, यानी इनकी तरफ से गलती हुई कि इधर से नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की भाजपा ने उनको खींच लिया अपनी तरफ। जगह दी थी उन्होंने। एक मिनट, वो पहले जड़ों को खोखला कर लिया जाता है। किसी जड़, वो आजकल एक मशीन आती है ना जो पेड़ को जड़ समेत उखाड़ लेती है,
तो वो कैसे उखाड़ती है, पहले साइड वाली जो रूट्स होती है ना उनको काट देती है, तो पेड़ हल्का हो जाता है, बाकी जड़ों से जब कट जाता है तो उनको बड़े आराम से ऐसे खोद के उठा ले जाती है और जहां मर्जी ले जाके प्लांट कर देती है। वो यूट्यूब पे देखिएगा मशीन। सर अखिलेश ने अपनी अन्य जातीय लीडरशिप को मजबूर किया कि वो सपा छोड़ के चले जाए, क्योंकि इनको अकल ही नहीं थी कि इनको, मैं एक बात बता रहा हूं, एक बार की बात है सर, मैं महापुर से बाई रोड बाइक से बनारस जा रहा था और हर 50 मीटर पे एक बड़ी होर्डिंग, 100 मीटर पे, पूरे 40 किलोमीटर के रूट पे, हर 100-200 मीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी थी जिसमें फलाने जादव भैया ब्लॉक गली अध्यक्ष, फलाने जादव भैया गांव अध्यक्ष, फलाने जादव भैया चट्टी अध्यक्ष, कम से कम यादवों के कम से कम 100 होर्डिंग लगे थे। मैं उसको पढ़ता हुआ जा रहा था तो मैंने कहा था यार ये कितना मूर्ख है अखिलेशवा। अगर सर मैं होता ना समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष तो मैं बोलता कि रोड पर एक भी यादव का हाथ जोड़े हुए मुझे होर्डिंग नहीं चाहिए, फलाने कुशवाहा, फलाने मौर्य, फलाने राजभर, है जितनी जातीय समूह हैं सभी के नेताओं की बड़ी बड़ी फोटो लगवाओ, जिससे कि उनको लगे कि यार हम भी इस पार्टी में हैं। सबको लगता था जितने ओबीसी थे कि हम सिर्फ यादवों की पालकी ढोने के लिए सभा में। सर ये स्थिति अखिलेश ने क्रिएट कर दी थी, उन्होंने एलिनेट कर दिया सारे ओबीसी को, भाजपा आई उड़ा के ले गई। अच्छा, यही स्थिति तो कांग्रेस के साथ भी हुई ना, जो उसका मूल वोट बैंक था। तो कांग्रेस की तरफ अब खाली मुसलमान जा रहे हैं क्या? अच्छा ये बताइए, बीजेपी जो है ना वो मल्टी फ्रंट जब खुला रहे इलेक्शन का चुनाव में तो उससे सबसे, उस स्थिति में सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आप क्या देख रहे हैं अगला 2024? ऐसे ही मैं ठीक वही देख रहा हूं जो इस बार गुजरात विधानसभा में हुआ है। जैसे गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने स्वीप किया है ना, उसी तरह स्वीप करेगी। मेरा अंदाजा है कि आज तक की सर्वाधिक सीट आएगी। आज तक मैक्सिमम 72 आई थी, कितनी आई थी 2014 में, कितनी आई थी? 72। अरे कुल 72 थी, इस बार तक 72 प्लस जाएगी। मतलब अब तक का सबसे ज्यादा वाला रिजल्ट आप देख रहे थे यूपी में। अब तक ठीक, सबसे ठीक बात है, सबसे ज्यादा सीट आ रही है यूपी में। अच्छा, अब जरा रैपिड फायर एक दो चीज आपसे पूछूंगा। और इंडिया अलायंस का क्या भविष्य देख रहे हैं 2024? इंडिया अलायंस जब पहले देते सिर्फ वहां सब रोगन जोश और बिरयानी या मालपुआ खाने गए थे, और इसके अलावा अरे जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण हो रहा था तो कैसे हाथ उठा उठा के फोटो खिंचाए थे सब। तो वो फोटो ऑप था। इंडिया अलायंस की वो 3 मीटिंग सिर्फ फोटो ऑप से, उसके बाद इनको एक बहुत बड़ी रैली करनी थी ना, हुई रैली? नहीं हुई ना, नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, किसी भी स्टेट में कोई अलायंस नहीं होगा। तो किसी स्टेट में अलायंस नहीं होगा तो फिर 2024 में खाली होगा लोकसभा के लिए कि वो भी नहीं होगा? उसमें भी नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा उसमें। चलिए, तो अखिलेश जी जिस तरीके से इंडिया अलायंस से भिड़े हुए नजर आ रहे हैं, और एक चीज तो मानी जाएगी, अभी तक सेंट्रल लीडरशिप यानी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने इस पर कुछ नहीं बोला है। और अखिलेश यादव की स्थिति देखिए, उनकी राजनीतिक, अब एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को की हैसियत पूछ ली, तो उनकी भी राजनीतिक हैसियत अगर बाबूजी देख ली जाए तो किससे टकरा रहे हैं? कमलनाथ उनसे जवाब दे रहे हैं, अजय राय उनको डील कर रहे हैं, है ना? ये मुझे, मैं आपको बताऊं, पहली बार इधर वाकई राहुल भैया कुछ मैच्योर हुए हैं भाई, मानना पड़ेगा। कूद के बीच में नहीं कूदे, और
क्या औकात बना दी अखिलेश जी की? जब हमारे यहाँ दंगलों में पता है क्या होता है, कोई बहुत बड़े पहलवान की तरफ कोई जब कोई पहलवान हाथ बढ़ाता है तो उस्ताद कहते हैं अरे पहले ये लड़का से लड़ ला। हमारे चिलवा से लड़ना है, पटकला तब हमने किया ना यार। तो उन्होंने बोल दिया कि अरे यार तुमको तो अजय राय डील कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। एक मिनट, इसीलिए वो तिल मिला है। उसने बोला है चिरकुट तो बोलो हमारे पर कमेंटबाजी ना करें, क्योंकि उन्होंने एक चिरकुट से उनको बिड़ा दिया। ठीक बात है वही। अगर ये राजनीतिक उसको देखा जाए ना सिंबोलिज्म को, तो ये बहुत भयानक बेइज्जती की है उन्होंने, बहुत भयानक। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव में अगर जरा सा भी मतलब अब मैं क्या कहूं, थोड़ा सा भी होगा तो वो समझेंगे कि कांग्रेस ने यहाँ मतलब मैं कांग्रेस की यूपी यूनिट या कहिए या कांग्रेस से कहिए एज ए पार्टी मैं बड़ा प्रभावित हुआ जिस तरीके से अखिलेश यादव को टैकल किया है कांग्रेस ने, हैं? और यहाँ कांग्रेस फायदे में दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं कि इंडी अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, इसके बावजूद अखिलेश यादव अलायंस करेंगे। पता है क्यों? एक तो इस आदमी में पॉलिटिकल एक्यूमेंट नाम की चीज ही नहीं। मैंने बोला ना सबसे ज्यादा नौ सीरियस और सबसे बड़ा नौ सिखुआ पॉलिटिशियन अगर देश में कोई है, मतलब अगर मुझे सचमुच रेटिंग देनी होगी तो मैं तेजू भैया जो है अपने बिहार वाले, उनको अखिलेश से ऊपर रेटिंग दूंगा। ये पता क्या करेगा आप देख लीजिएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, पैर चूमेगा इसी राहुल गांधी के, उसी अजय राय के, ए भाई है कहला यार कहला, और मुंहमांगी सीटें देगा। आप देख लीजिएगा। मेरी इस क्लिपिंग को ना, मेरी क्लिपिंग निकाल के कहीं सेव कर लीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूं। अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में और अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में बसपा के सामने गिड़गिड़ाएंगे, कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाएंगे और जयंत के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि यार मैं 20 सीट पे लड़ लूंगा भाई, तुम सब लोग 20-20 ले लो हमसे। आप देख लीजिएगा। और मुझे लग रहा है आपको ये आपका ये विश्वास जो है वो वहां से आ रहा है कि मुसलमान जो है वो बड़ा बुरी तरह छिटक गया है सपा से या कहिए अखिलेश से। नॉट ओनली दैट, जब इन्होंने दो लड़के दोनों कड़के वाला जब हुआ था तो मुलायम सिंह जी क्या बोले थे, अले बहुत बोले हम थे, हम कुछ कल करना चाहिए, चला गया था। तो और एक बात और बताऊं आपको, आज भी बिहार में तेजस्वी कोई निर्णय नहीं लेता, या बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होगी, तेजस्वी राजनीतिक कोई भी निर्णय पार्टी का नहीं लेते हैं। लालू और जगदा बाबू मिलकर सारे निर्णय लेते हैं। अखिलेश ने अपनी ये जो ऑक्सीजन की लाइन थी ना, अपने पिताजी को जीते जी साइड लाइन कर दिया, उनसे माइक छोड़ लिए मंच से और चचा को बाहर निकाल किए, और रामगोपाल यादव की तो वो दशा है कि वो तो आए ही थे सपा का सत्यानाश करने, जैसे शकुनी मामा आए थे गंधार से, उस रोल में है वो, बिल्कुल हस्तिनापुर का नाश करके मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। पहलवान जी, बाबा जी, मुझे लगता है कि एक सम्यक दृष्टि बनी है और हम लोगों ने जो है मिला के एक शुभ खबर पे बात किया जो पाकिस्तान से लगातार हो रही है। एक साहब और निपटे तो अज्ञात का नमन हुआ, और फिर अखिलेश यादव की किस स्थिति में इस समय आके खड़े हो गए हैं अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में, और यूपी में अब कैसे करेंगे ये तो लोकसभा का चुनाव सामने बताएगा। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, और इसी के साथ दर्शकों आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी दर्शकों को अभिवादन।